अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। मीडिया फोकस के प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल में आपके साथ। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आपको मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में डिटेल से अवेयरनेस देते हैं, यानी किसी भी बीमारी होने की वजूहात, अलामात, इलाज, मौलज, एहतियाती तदाबीर और ग़िज़ाई एहतियात के बारे में इस प्रोग्राम में हम आपको अवेयरनेस देते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत अहम टॉपिक है। आज हम बात कर रहे हैं मंकी पॉक्स के हवाले से। मंकी पॉक्स एक ऐसी बीमारी जो कि नाम से ज़ाहिर होती है, बंदरों से फैलती है और सन 1958 में सबसे पहले बंदरों में इसका जरासीम आइडेंटिफाई हुआ यानी दरियाफ्त हुआ और उसके बाद पहला मरीज जो कि 1970 में अफ्रीका के एक इलाके कॉन्गो में दरियाफ्त हुआ। उसके बाद पूरे यूरोप में ये वबा फैल गई और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। लेकिन पिछले 2-3 सालों से इसके मुख्तलिफ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और इस साल हमारे पाकिस्तान में ये मर्ज तेज़ी से फैल रहा है। तो इस हवाले से आज का जो टॉपिक डिसाइड किया, इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे उनका तारुफ कराती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नदीम असद, कंसल्टेंट फिजिशियन है। अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अस्सलाम साहब, वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक-ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है मंकी पॉक्स के हवाले से, तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये डिज़ीज़ मंकी पॉक्स क्या है और ये किस वजह से होती है? मंकी पॉक्स एक वायरल इलनेस है हुँ, जो कि एक वायरस जिसका नाम मंकी पॉक्स है उससे फैलता है। हुँ, और ये पॉक्स फैमिली जो कि डीएनए वायरस है उससे फैलता है। जैसे कि आपने इंट्रो में बताया है कि सबसे पहले इसको 1958 में बंदरों में लैब एनिमल्स में डायग्नोज किया गया था। हुँ, और उसके ठीक 10 साल के बाद कॉन्गो में एक बच्चे में ये वायरस जो है वो डायग्नोज हुआ था। अच्छा। जी। और अब क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड आहिस्ता-आहिस्ता फैलता चला जा रहा है, हुँ। इसलिए इसकी अवेयरनेस बढ़ाना जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएँ कि आपने कहा कि सबसे पहले बच्चे में ये आया वायरस। जब ये वायरस जिस्म में दाखिल हो जाता है, तो कितने दिनों बाद अलामत आना शुरू होती है? देखिए, ये डिपेंड करता है क्योंकि पहले वायरस का एक्सपोज़र होता है। पहले हम मेरे ख़्याल से उस पे बात कर लें, फिर इसके बाद इसका जो प्रोड्रोम है, उस पे बात जी, जी, करते हैं। बिल्कुल। वायरस एक्वायर कैसे होता है? किस तरह हुँ। से इंसान के जिस्म में ये वायरस दाखिल होता जी, है, बिल्कुल। ये इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ। ये आता इस तरह से है कि या तो फेस टू फेस कांटेक्ट हो, क्योंकि इसके जो छाले या जो भी इसके जो दाने हैं फेस के ऊपर या हाथों पे और पूरे बदन पे होते हैं। हुँ, हुँ। तो डायरेक्ट कांटेक्ट अगर आप करें तो हुँ। उनसे ये जिस्म में मुंतकिल होता है। दूसरा ये है कि अगर कोई किसिंग की कोई किसी ने किया है तो उसमें होता है, या फिर इसमें ये है कि मरीज की बेडिंग और क्लोथिंग के साथ वहाँ कांटेक्ट ज़्यादा हो, ओह! अच्छा। या डायरेक्ट इसका जो पस्चूल है या पस का जो वो है, वो अगर फट जाए और डायरेक्ट पस से आपका कांटेक्ट हो जाए तो ये बॉडी में दाखिल हो जाता है। अच्छा। एक दफ़ा एक्सपोज़र हो गया, हुँ। उसके बाद तकरीबन 12 से 14 दिन लगते हैं मरीज़ की अलामत मर्ज़ की अलामत ज़ाहिर होने के लिए। अच्छा। और ये जब अलामत आती है, तो ये अलामत क्या होती हैं? इनकी मेन मेन अलामत देखें एज अ फ्लू लाइक सिम्टम प्रेजेंट करता है। अच्छा। फ्लू फ्लू लाइक डिजीज, उसमें क्या होता है, सर का दर्द होना, बुखार का आना, हुँ, बदन में बहुत ज़्यादा दर्द होना हुँ। और कै उल्टी ये सब हो सकता है। और दूसरा ये कि पेशेंट के जिस्म पे दाने निकलने शुरू होते हैं, अच्छा। जिनको हम अमूमन रैशेस कहते हैं। हुँ, हुँ, और ये हुँ। सबसे पहले फेस पे ज़ाहिर होते हैं और अच्छा। फिर उसके बाद पूरे जिस्म पे आहिस्ता आहिस्ता वो फैल जाते हैं। हुँ, हुँ। और इनकी जो अलामत है वो कुछ इस तरह से होती है, पहले तो एक छोटा-सा जिसको कहते हैं ना दाना होता है, उसपे हुँ। आहिस्ता-आहिस्ता पस भर जाता है। सही। और पस भरने के बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता इसके ऊपर एक जिसको कहते हैं खुंड या स्कैब बन जाता है और हुँ। फिर स्कैब जो है वो शेड हो जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि इसका कुछ ताल्लुक जैसे चिकन पॉक्स से मिलता-जुलता लगता हुँ, है, क्या हुँ। इन दोनों में डिफरेंस किया जा सकता है कि 1 2 मतलब उसमें बता दें मुझे? देखिए, चिकन पॉक्स जो है, दो ये सब पॉक्स फैमिली से ही बिलॉन्ग करते हैं। हुँ, और हुँ। क्योंकि इन लोगों के वायरल स्ट्रेन्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, अच्छा। इसलिए ये अलग-अलग हो जाते हैं। सही। लेकिन इनकी जो बेसिक फैमिली है वो पॉक्स फैमिली ही है। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा डॉक्टर साहब, अलामत आ गई मरीज़ में, ये सारी जो पता चल गया, इन्वेस्टिगेशन जो करवाएँगे, जो अलामत के थ्रू होगी। अब जब इलाज करेंगे तो इलाज कैसे होगा? देखिए, जैसे कि आप कह रही हैं कि चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स, ये एक्चुअली दो डिफरेंट अच्छा, वायरसेस हैं। अच्छा। मंकी पॉक्स जो है वो एक डीएनए वायरस है हुँ, और जो चिकन पॉक्स है वो हर्पीज वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है। तो सही। इन दोनों में मुमासलत नहीं है, ये चिकन मुमासलत नहीं है। नहीं है। अच्छा। चिकन पॉक्स अलग है और मंकी पॉक्स अलग है। जबकि जो स्मॉल पॉक्स होता था हुँ, हुँ, वो हुँ। पॉक्स फैमिली से होता था। तो पॉक्स अच्छा। फैमिली एक्चुअली ये है, जो हुँ, मंकी पॉक्स की फैमिली है वो चिकन पॉक्स वाली फैमिली है। ठीक है। तो डॉक्टर जी। साहब,
इलाज जो करवाया जाता है, ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, वो किस तरह होता है ट्रीटमेंट? देखिए, डिपेंड करता है मरीज की कंडीशन क्या है। अच्छा। पहले तो हमें ये देखना है कि किन लोगों में हुँ, मंकी पॉक्स जो है वो ज़्यादा फैल सकता है। अच्छा, किनमें उसमें नंबर 1 तो वो लोग आते हैं जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, ठीक सही। है? हुँ, दूसरी बात ये आ जाती है स्मॉल चिल्ड्रंस, ठीक है? अच्छा। तीसरी प्रेग्नेंट वुमन्स हुँ, और इसके बाद इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लोग। इनमें अच्छा। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लोग कौन से होते हैं? जिनमें अगर फ़र्ज़ किया कोई स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं या उनको कोई रीनल डायलिसिस के पेशेंट होते हैं हुँ, या फ़र्ज़ किया कोई और रूमेटोलॉजी का कोई पेशेंट जिसको गठिया का बीमार और बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनमें स्टेरॉइड मुस्तकिल तौर पे दी जाती है। अच्छा, ऐसे लोगों की इम्यूनिटी या मुदाफ़ियत जो है वो कम हो जाती है। कम हो जाती है। उनमें मंकी पॉक्स के आने की खतरा ज़्यादा यानी कि होता है। इंसान की अपनी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग हो तो उस पे असर नहीं होता, वीक हो तो असर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसको इस तरह से कह सकते हैं, देखिए एक्सपोज़र पे डिपेंड करता हाँ, है कि हाँ, आप हाँ। एक्सपोज़ कितना ज़्यादा हुए ठीक। हैं। अगर आपका बिल्कुल ही क्लोज़ कॉन्टैक्ट है या फिर आप किसी ऐसे मरीज़ की तीमारदारी में लगे हुए हैं जो कि जिसको बहुत ज़्यादा फ्लोरिड किस्म का रैश हुआ है, तो हुँ, उसमें फिर आपको होना जो है ना मुमकिन है। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर उसमें फिर ये रहता है कि वो माइल्ड डिज़ीज़ की हुँ। फ़ॉर्म में अच्छा आता है। डॉक्टर साहब एहतियात पे तो लास्ट में हम बात करेंगे। मुझे एक बात बताइए कि जब एक मरीज़ का इलाज हो गया, तो ये कितने दिनों तक में इलाज वो मुकम्मल हो जाता है और जब सेहतयाब हो जाता है, क्या दोबारा होने के चांस होते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर किसी को ये शक हो कि वो किसी मंकी पॉक्स के पेशेंट से एक्सपोज़ हुआ है, हुँ, हुँ, तो हुँ। पहली बात तो ये है कि उसको कोई रैशेज़ वग़ैरह आने शुरू हुए हैं, तो अच्छा, उसको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने आप को आइसोलेट कर लेना अच्छा, चाहिए, कमरे सही, में। सही। और कोशिश ये करे कि अपने खाने के बर्तन, टॉवल और अपनी जो चादर है इस्तेमाल-शुदा बेड की, चीज़ें अलग रखें। बिल्कुल अलग, क्योंकि अच्छा, इनसे ये चीज़ फैलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा होते हैं। और जो ट्रीटमेंट आप बता रहे हैं, मुकम्मल सेहतमंद हो जाता है मरीज़? बिल्कुल, उसमें ये ट्रीटमेंट अमूमन तौर पे जो डॉक्टर्स हम करते हैं, वो देखिए सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही की जाती है। हुँ, जैसे अमूमन मरीज़ों को बुखार वगैरह होता है या बदन में दर्द होता है, तो उसे पेन किलर्स दिए जाते हैं, हुँ, हुँ, हाइड्रेट किया जाता है, जैसे आईवी ड्रिप्स वगैरह लगाई जाए। हुँ, बाज़ वक़्त ये होता है कि अगर बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाए, तो हम एंटीवायरल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट हो जाता है। अब मुझे ये बताएँ कि जो मरीज़ घर में मौजूद है, अब इसको घर में ही ट्रीटमेंट आप दे रहे होते हैं या हॉस्पिटलाइज़ करते हैं, तो बाकी लोगों को कैसे एहतियात करनी चाहिए कि इस मर्ज़ से बच सकें? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि जो हुँ, पेशेंट अगर घर में है, तो उसको तो आइसोलेट होना चाहिए। अच्छा, ठीक। और अगर हॉस्पिटल में इवन हॉस्पिटल में भी अगर वो आएगा तो उसको हमें आइसोलेशन वार्ड में रखना पड़ेगा, हुँ, क्योंकि हुँ, ज़ाहिर है हमारा नर्सिंग स्टाफ और जितना भी अटेंडिंग स्टाफ है वो हुँ, भी एक्सपोज हो जाता है इसी मर्ज़ से। तो फिर उसमें यही है कि उनको भी आइसोलेशन की ज़रूरत है। और जो घर में लोग हैं वो अपने आप का, उनके लिए एक जो रूल ऑफ थॉट है वो ये है, रूल ऑफ थंब है वो ये है कि वो हाथ धोएँ अपने साबुन से। अच्छा। क्योंकि अगर उन्हें छुई है, कोई भी उनका हाथ है, क्योंकि बाज़ ज़ात ये होता है मरीज़ जो फूमाइट्स हैं जिनको आप हैंडल्स वगैरह लॉक्स वगैरह कहते हैं, हुँ, इन हुँ, पे वो हुँ, हाथ लगाता है। हुँ, तो हुँ। अगर आप किसी दूसरे इंसान का उस पे हाथ लग जाए तो चांस होता है कि वो भी अच्छा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो फिर अच्छा। वो अपने हाथ, तो हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है। ये चूँकि एक बहुत ज़्यादा जो ना सेंसिटिव टाइप की डिज़ीज़ है, मरीज़ को खाने-पीने में क्या लेना चाहिए? खाने-पीने में देखिए जिस तरह हम तमाम वायरल इलनेसेस में मरीज़ों को मशवरा देते हैं हुँ, कि हेल्दी और लाइट फूड लें, अच्छा। जो कि आराम से हज़म हो जाए। हुँ, हुँ, जिसमें हुँ। लिक्विड डाइट्स हैं, दलिया है, साबूदाना है, खिचड़ी है, सूप्स हैं हुँ, और हुँ। बॉइल्ड चिकन्स हैं और ये ब्रेड है, ये चीज़ें लें और जूसेस और फल ये ठीक इस्तेमाल कर सकते ठीक हैं। है, डॉक्टर साहब चूँकि आपने काफ़ी कुछ डिटेल में हमें बता दिया है मुझे ये बात ज़रूर बता दें कि एक बार होने के बाद दोबारा हो सकता है मर्ज़? ये इसमें कोई परमानेंट इम्यूनिटी नहीं होती है, अच्छा। लेकिन उसमें ये है कि अगर हो जाए तो वैक्सीन अवेलेबल है, हुँ, जो कि वो एक्सपोज़र के बाद और हुँ। एक्सपोज़र से पहले दोनों सूरतों में लगाई जा सकती है, डिपेंड ऑन रिस्क ऑफ द डिज़ीज़। अगर बाज़ पेशेंट्स या बाज़ प्रोफ़ेशंस ऐसे होते हैं जो कि एक्सपोज़र प्रोन होते हैं, हुँ, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हुँ, हुँ, तो इनमें तो और ये लेबोरेटरी वर्कर्स हैं हुँ, जिनमें जो कि हैंडलिंग करते हैं, हुँ, हुँ। इनमें फिर ये है कि वैक्सीन लगवाने का चांस ज़्यादा रहता है, यानी कि इसकी वैक्सीनेशन है? मौजूद है। यानी तो फिर आप ये हमारे हमारे लोगों को बताएँ कि सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए नहीं, ताकि हम इससे बचें? नहीं, हर एक ऐसा को नहीं है? वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, अच्छा, डिपेंड करता है कि कौन-सा प्रोफ़ेशन आपका है और आपका इम्यून इम्यून स्टेटस क्या है। ठीक है। अगर आप और आपका एक्सपोज़र है या हुँ, नहीं है।
हुँ। उसके बाद क्योंकि ज़ाहिर है इसमें ब काफ़ी चीज़ें जो है स्ट्रैटिफ़ाई की गई हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब आपने काफ़ी डिटेल से हमें ये आज की डिज़ीज़ के बारे में बताया। यकीनी तौर पे हमारी आवाम को जो है वो अवेयरनेस मिली होगी। नाज़रीन इकराम हमारी कोशिश होती है जो सीज़नल डिज़ीज़ और स्पेशली वायरल इन्फेक्शंस अगर हमारे माहौल में मौजूद है तो हम उस पे प्रोग्राम करें ताकि आप लोगों को मुकम्मल आगाही मिले। जिस तरह डॉक्टर नदीम असद ने हमें बताया कोशिश करें खुद भी अमल करें और दूसरों को भी बताएँ। डॉक्टर साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। जी। नाज़रीन इकराम मीडिया फ़ोकस का जो प्रोग्राम हम आपके लिए पेश करते हैं हमारा मकसद होता है कि जो भी आपको बात बताई जाती है, डिज़ीज़ के बारे में अवेयरनेस दी जाती है, खुद भी सुनें, दूसरों को भी बताएँ, उस पे अमल करें क्योंकि अच्छी और नेकी की बात बताना सदका जारिया है। प्रोग्राम के साथ अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रहे, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।